यस, लेट्स बिगिन। सो आज हम ट्राई करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म करने का। टुडे आई वांट टू फिनिश अप दिस चैप्टर एंड आई थिंक हो भी जाएगा अगर हम फटाफट ध्यान दे दो। सो लेट्स स्टार्ट, वी विल ट्राई टू फिनिश अप दिस चैप्टर टुडे इटसेल्फ। नाउ गोइंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग। ओके, सो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे साई वर्सेस आर, साई स्क्वायर वर्सेस आर एंड साई स्क्वायर डीवी वर्सेस आर। सभी को ध्यान में आ रहा है? डिड एवरीबॉडी रिवाइज अप टू हियर? यस, नो? रिवाइज क्या नहीं किया? राइट ना, हमने देखो ये ग्राफ्स बनाने के लिए क्या चीज ध्यान में रखा था कि इन केस ऑफ साई वर्सेस आर, एस स्टार्ट्स हाई, पीडीएफ स्टार्ट्स लो। उसके अलावा सिंपली हम यहाँ पे क्या देख रहे थे कि रेडियल नोट्स कितनी बार आ रहे हैं, जितने भी रेडियल नोट्स आते हैं उतनी बार आप उस एक्सिस को जो है इंटरसेक्ट करते हो। देन द नेक्स्ट पार्ट वाज साई स्क्वायर वर्सेस आर, द ग्राफ वाज प्रैक्टिकली सेम, सिर्फ जो नेगेटिव पार्ट है उसको आप पॉजिटिव पार्ट में ले आते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट द लास्ट वन वाज साई स्क्वायर डीवी वर्सेस। और यहाँ पे आपको क्या समझना है कि चाहे आपका एस हो, पी हो, डी हो या एफ हो, ऑल ऑफ देम स्टार्ट लो, ऑल ऑफ देम स्टार्ट लो एंड द पीक्स इंक्रीज। एंड आपका साइज पे डिग्री में क्या होता है कि पीक्स जो है इंक्रीज होते हैं, बाकी दोनों में आपके पीक्स जो है वो डिक्रीज होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ग्राफ्स। अगर आपको ग्राफ समझ में आ गया तो देखो अब आपको आगे का पार्ट जो है वो भी इजिली समझ में आ जाएगा। Now, what is the meaning of psi versus r, psi square versus r या psi square dv versus r? तो देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या समझना है कि psi जो है, psi is a wave function. Okay? Now, don't get confused by the word function here. वेव फंक्शन का मतलब होता है कि वो वेव पे किस तरह से डिपेंडेंट है या वो वेव का क्या फॉर्म है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मैं आपको बोलूं साइन, राइट, अगर मैं आपको बोलूं साइन थीटा, तो साइन का आपको कर्व पता है। साइन की केस में आपका वेव कैसा आता है? साइन के केस में आपका वेव जो है कुछ ऐसा आएगा, यस और नो? ऑलराइट, सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं मे बी लेट्स से कॉस या कॉस थीटा, तो कॉस के केस में आपका कर्व जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। तो वेव फंक्शन का सिंपली मतलब क्या होता है कि वो किस तरह का वेव है। हो सकता है कि वो एक साइन वेव हो सकता है कि वो एक कॉस वेव हो सकता है कि वो आपका साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो या एनी अदर सच कॉम्बिनेशन। सो वेव फंक्शन इज बेसिकली कि वो वेव किस तरह का डायग्राम है। हो सकता है कि आपका वेव जो है वो इस तरह का भी हो। ओके, इट कैन बी एनीथिंग। सो वेव फंक्शन इज बेसिकली कि उसका ग्राफ जो है वो किस तरह से है। Now psi itself does not have any physical meaning. यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है, psi itself has no physical meaning. या psi खुद जो है that is not as important, but it contains all the information. It contains all the information कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि सपोज करो अगर आपका रिपोर्ट कार्ड है, करेक्ट। सो अब आपके रिपोर्ट कार्ड में देखो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन होता है कि आपने एक्स सब्जेक्ट में कितने लेकर आए आप, या वाई सब्जेक्ट में आप कितने लेकर आए, या फिर थ्रू आउट दी ईयर आपका परफॉर्मेंस जो है वो कैसा रहा है। सो इट कंटेन्स ऑल दी इंफॉर्मेशन, बट एज सच उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ भी नहीं है। अब आप उसमें से जो इन्फॉर्मेशन चाहे निकाल सकते हो। जैसे कि अगर आपको चाहिए कि अच्छा आपके इंग्लिश में कितने आए, तो आप अकॉर्डिंगली रिपोर्ट कार्ड में जो है देख के मार्क्स निकाल सकते हो। या फिर अगर आपको चाहिए कि आपके मैथ्स में कितना है, तो उस तरह से जो है आप उस प्रॉपर लेबल को या उस प्रॉपर टेबल को देख के जो है मार्क्स निकाल सकते हो। तो साई इज एग्जैक्टली दैट, इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन बट इंफॉर्मेशन हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। यहां तक समझ में आ रहा है? यस, नो? So psi contains all the information. Information has simply to be extracted from it. Now psi से ज्यादा important जो है that is psi square. Now psi square क्या होता है? Psi square is probability density. Psi square is probability density. Now probability density का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? अगेन आप याद करो, जैसे कि हमने एक बार डिस्कस किया था कि अगर सपोज करो कि ये रोज ऑफ क्लासेस है। ओके, अज्यूम दैट दिस इज रोज ऑफ क्लासेस। यहाँ पे स्टूडेंट बैठते हैं, यहाँ पे टीचर जो है वो खड़ा होकर पढ़ाता है। सेम चीज यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठते हैं, यहाँ पे टीचर जो है खड़ा होकर पढ़ाता है। ओके, नाउ बिटवीन लेट्स से पोजीशन ए एंड पोजीशन बी, एक टीचर के ज्यादा होने के चांसेस कहां पर है बताओ? करेक्ट, बी पॉइंट पे। तो बी का इतना सा जोन का जो प्रोबेबिलिटी है, ओके, डिवाइडेड बाय जो भी इस बी का एरिया है। सिमिलरली सेम चीज यहाँ पे टीचर का होने का जो भी प्रोबेबिलिटी है डिवाइडेड बाय व्हाटएवर इज इट्स एरिया। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जैसे आपका मास डेंसिटी क्या होता है? मास डेंसिटी इज बेसिकली मास बाय वॉल्यूम। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी एग्जैक्टली वही होता है। इट इज वेरी सिंपली प्रोबेबिलिटी, इट इज वेरी सिंपली प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सेंस आपको समझ में आया? ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड
कि बिटवीन दिस जोन एंड दिस जोन कहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो हाइयर होगा? ऑब्वियसली बी वाले प्लेस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो हाइयर होगा, राइट? एंड द लास्ट पार्ट इज, अब देखो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो अगर आपको एक्चुअल में मास निकालना है तो फिर आप क्या करोगे? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करोगे, यस और नो? ओके, तो यहां पर जो हम लिखते हैं साई स्क्वायर डीवी, ये चीज जो है, अब ये दिस थिंग एग्जैक्टली रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी। ये चीज देखो आपका प्रोबेबिलिटी कैसे रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड डीवी का मतलब जो है वो वॉल्यूम होता है। डीवी का मतलब जो है वो स्मॉल वॉल्यूम होता है, बट डीवी हियर इंप्लाइज वॉल्यूम। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम विल गिव यू ऑब्वियसली व्हाट? प्रोबेबिलिटी देगा, यस और नो? ओके, नाउ यहाँ पे आपको क्या समझना है? प्रोबेबिलिटी का मतलब, या यहाँ पर हम जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं, इट सिंपली इंप्लाइज चांस। ओके, इट सिंपली इंप्लाइज चांस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एनीवेयर। ना अब देखो हम इसका एक और भी मतलब निकाल सकते हैं। ना अगेन साई हैज नो फिजिकल मीनिंग, तो देखो इसको तो डिस्क्राइब करना डिफिकल्ट है, ये तो सिर्फ एक ग्राफ है या ये तो सिर्फ एक फंक्शन है। साई स्क्वायर को देखो आप ऐसे ऐसे भी समझ सकते हो कि लेट्स से ये एक फील्ड है। ओके, इसको आपने 4 इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड किया है। लेट्स से यू हैव डिवाइड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। नाउ फॉर एग्जांपल लेट्स से कि इस पार्ट में आपने फॉर एग्जांपल 100 केजी ऑफ व्हाटएवर मटेरियल आपने बरी किया है, या 100 केजी ऑफ व्हाटएवर मटेरियल यू हैव डिपॉजिटेड हियर। यहाँ पे लेट्स से आपने 50 केजी मटेरियल जो है वो बरी किया है या डिपॉजिट किया है। यहाँ पे लेट्स से 25 केजी एंड यहाँ पे लेट्स से 10 केजी। नाउ अब देखो, अब यहीं पे आप डेंसिटी कैसे निकालोगे? जितना भी आपने डिपॉजिट किया है बाय जो भी एरिया है, ये सो नो? तो यहाँ पे बताओ, लेट्स लेबल दीज जोन्स, सो ए बी सी डी। तो बताओ उसी तरह से यहाँ पे डेंसिटी हाईएस्ट किसका आएगा बताओ? करेक्ट, यहाँ पे बी का डेंसिटी जो है वो हाईएस्ट आएगा। एंड यहाँ पे लोएस्ट डेंसिटी किसका आएगा बताओ? करेक्ट, यहाँ पे लोएस्ट डेंसिटी जो है वो डी का आएगा। तो यहाँ पर जो आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दिया हुआ है, इसका भी मतलब एग्जैक्टली वही है कि प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय कि वो कितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑलराइट ना, अब देखो, अब अगर आपको एक्चुअल में निकालना है कि अच्छा ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डिगिंग करूं तो मुझे कितना मटेरियल मिलेगा? ओके, इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं इसका हाफ एरिया डिपॉजिट, अगर मैं इसका हाफ एरिया डिग आउट करूं तो मुझे कितना मटेरियल मिलेगा बताओ? करेक्ट, 50 मिलेगा। अब वो देखो आपने कैसे किया, वो आपने निकाला कि अच्छा भाई ठीक है, इसका डेंसिटी कितना है? डेंसिटी कितना आएगा? 100 बाई बी आ जाएगा। एंड मैं तो इसका हाफ डिग आउट कर रहा हूं, तो मैं इसका हाफ वॉल्यूम से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। सेंस आप सभी को समझ में आ रहा है? ओके, सो दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग हियर कि अच्छा ठीक है, एक सर्टेन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, बट फिर मुझे उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू फाइंड आउट व्हाट इज द एक्चुअल प्रोबेबिलिटी। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अब अगर हम वापस ग्राफ्स पे जाते हैं, अब अगर हम वापस ग्राफ्स पे जाते हैं, लेट्स लुक एट दीज ग्राफ्स फर्स्ट। हम पहले साइज पे डीवी वाला ग्राफ देखते हैं। नाउ साइज पे डीवी वाला ग्राफ को देखो, समझने के लिए हमने सबसे पहले एक और चीज क्या निकाला था? हमने रेडियल नोड निकाला था। रेडियल नोड का मतलब क्या होता है बताओ? या फॉर या फिर एक नोड का ही मतलब क्या होता है बताओ? नोड का ही मतलब क्या होता है बताओ? करेक्ट, एक नोड पे एक इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस जो है वो जीरो है। एक नोड पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस जो है वो जीरो है, तो उस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी क्या होगा बताओ? करेक्ट, तो उस पॉइंट पे आपका प्रोबेबिलिटी जो है वो भी आपका जीरो हो जाएगा ना। अब आप याद करो, हमने जहां पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिस्कस किया था, वहां पे हमने क्या बोला था कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। कैसा नो? बिकॉज वो चीज जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट करता है। तो यहाँ पर भी देखो एग्जैक्टली वही चीज हो रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस पे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो वहां पे हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होगा? वहां पे हमेशा प्रोबेबिलिटी होगा जीरो। तो देखो, चाहे आप 4s देखो, चाहे आप 4p देखो, चाहे आप 4d देखो, या फिर आप 4f देखो, हर केस में न्यूक्लियस पे प्रोबेबिलिटी क्या आता है? जीरो आता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दैट इज क्लियर? ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, अब देखो रेडियल नोड यानी कि कितनी बार आपका इलेक्ट्रॉन जो है या कितनी बार प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो होगा। इस केस में आवर रेडियल नोड्स वर 3, तो यहाँ पर देखो आपके 3 बार इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी आ रहा है जीरो, या एट 3 पर्टिकुलर प्लेसेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वुड बी जीरो, और द चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वुड बी जीरो।
अब ये पार्ट आप सभी को समझ में आ रहा है? सो अब देखो, आपको यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखना है कि जब भी हम नोट्स डिस्कस करते हैं, आप एक चीज ध्यान में रखो, जब भी हम नोट्स डिस्कस करते हैं तो उस केस में हम जीरो वाले पे जो नोड है एंड इंफिनिटी वाले पे जो नोड है, जीरो वाले पे जो नोड है एंड इंफिनिटी वाले पे जो नोड है, उस उन दोनों को हम इग्नोर करते हैं। ओके, नोड्स के केस में व्हेनेवर वी काउंट द नोड एट जीरो, the node at zero and the node at infinity both are ignored। ये चीज मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो कई बार आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि काउंटिंग node at infinity, counting node at infinity, how many radial nodes are present in 5s। okay, counting node at infinity, how many radial nodes are present in 5s। तो अब देखो, अगर मैं 5s में नॉर्मली काउंट करता तो मैं क्या करता, n माइनस एल माइनस वन करता, तो नॉर्मली देखो मेरा कितना आता, नॉर्मली मेरा 4 नोड्स आता, ये नो, नॉर्मली मेरा 4 रेडियल नोड्स आता। ओके, बट अब यहाँ पे मुझे क्या मिला है कि अच्छा, नोड एट इंफिनिटी को मुझे काउंट करना है, जीरो वाले के लिए कोई कमेंट नहीं दिया हुआ है, बट आई हैव टू काउंट द नोड एट इंफिनिटी। तो अब बताओ मेरा एक्चुअल में नंबर ऑफ नोड्स कितने आ जाएंगे, बताओ, अगर मैं नोड एट इंफिनिटी को काउंट करूं, हाँ, इंफिनिटी पे एक नोड होगा, इंफिनिटी पे एक नोड होगा, तो अगर मैं नोड एट इंफिनिटी को काउंट करूं, इज काउंटेड, तो इन दैट केस मेरे पास नोड्स आ जाएंगे 5। एंड लेट्स से कि अगर मैं नोड एट जीरो एंड इंफिनिटी, अगर मैं दोनों ही काउंट करूं, तो इन दैट केस कितने हो जाएंगे बताओ, करेक्ट, तो इन दैट केस हो जाएंगे 6। राइट, आप इस चीज को नोट कर लो। इन जनरल हम इंफिनिटी एंड जीरो वाले नोड को जो है हम इग्नोर करते हैं। ओके, देखो, चलो जैसे कि आप ये वाला ग्राफ देखो ना, चलो आप 4f का ग्राफ देखो। राइट, सो 4f वाले ग्राफ में अगर आप देखोगे तो रेडियल नोड कितने हैं बताओ, 4f वाले ग्राफ में रेडियल नोड क्या है, 0 है, ये सुनो। ओके, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्चुअल में तो एक बार 0 हो रहा है एंड इंफिनिटी पे भी ये वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ये सुनो। ओके, अगर ये ग्राफ जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है तो इंफिनिटी पे जो है ये इंटरसेक्ट करेगा। तो मेरे पास इफेक्टिवली कोई भी ग्राफ अगर मैं देखूं तो मेरे पास दो पॉइंट्स डेफिनेटली है जहां पर कि वो 0 होगा ही होगा। एक तो 0 पे डेफिनेटली 0 होगा, और दूसरा कहाँ पे होगा, इंफिनिटी पे डेफिनेटली 0 होगा। क्लियर हुआ क्या? ओके, तो हम सिंपली इन दोनों पॉइंट्स को जो है काउंट नहीं करते। ओके, क्योंकि ये चीज हर ग्राफ में ही कॉमन है एंड इससे मुझे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, विच इज वी सिंपली डू नॉट काउंट दीज टू। अब क्लियर हुआ सभी को? डन। Okay, so just something to keep in mind, psi has no meaning, all right? Psi square has probability density। psi square का मतलब होता है probability density। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन मांगे कि रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ, रेडियल प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ, तो 1 2 3 कौन सा वाला ड्रॉ करोगे बताओ? रेडियल प्रोबेबिलिटी, ठीक से पढ़ो, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कौन सा आएगा? करेक्ट, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब आप हमेशा साई स्क्वायर वर्सेस आर वाला ग्राफ देखोगे। और अगर आपको दिया जाए रेडियल प्रोबेबिलिटी ग्राफ, अगर आपको सिर्फ दिया जाए रेडियल प्रोबेबिलिटी ग्राफ, अब आप कौन सा वाला ड्रॉ करोगे? करेक्ट, अब आप थर्ड वाला ड्रॉ करोगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, आप चाहे तो इस चीज को नोट कर लो, मैं एक और बार बता भी देता हूँ। ये जो है आपका साई वर्सेस आर जो है आपको सिंपली दिया हुआ रहेगा वेव फंक्शन या रेडियल ग्राफ। आपको ये हो सकता है दिया जाएगा रेडियल वेव फंक्शन, आपको साई स्क्वायर वर्सेस आर जो है वो दिया रहेगा रेडियल, रेडियल
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड आपको साई स्क्वायर डीवी वर्सेस आर जो है वो दिया रहेगा रेडियल प्रोबेबिलिटी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर हुआ? ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, ये डीवी वाला पार्ट जो है वो कहाँ से आता है, या अगर आप याद करोगे तो आपकी नोट्स में हमने एक जगह लिखा है साई स्क्वायर डीवी या फिर साई स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर dr। ओके, तो अब देखो यहाँ पे इस चीज का मतलब क्या होता है। दिस इज वेरी सिंपल। अगर आपको अगर आपको सपोज करो किसी चीज का वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि यहाँ पे डीवी क्या है, वॉल्यूम है, तो अगर आपको देखो किसी चीज का वॉल्यूम निकालना है एंड आपने फिजिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है क्या? हैव यू गाइस स्टडीड डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स? पढ़ लिया है? ओके, नाउ लेट्स से कि अगर आपके पास एक स्फीयर है, ओके, यू हैव अ हॉलो स्फीयर। now this has a certain thickness, okay, this has a certain thickness of let's say कि इसका inner radius जो है वो r1 है, इसका outer radius जो है let's say कि वो r2 है, outer radius जो है let's say कि वो r2 है। तो अगर मुझे इस चीज का थिकनेस निकालना है या अगर मुझे इस चीज का वॉल्यूम निकालना है, तो वो चीज देखो कैसे आएगा। वो चीज आपका आएगा 4/3 पाई r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब आएगा। ये सुनो, ये आएगा। ऑलराइट ना, अब देखो अगर चेंज जो है वो काफी स्मॉल है, इफ द चेंज इज वेरी स्मॉल, देखो वॉल्यूम क्या है हमारा 4/3 पाई r क्यूब होता है ना। इफ द चेंज इज वेरी स्मॉल देन आई कैन फाइंड आउट द चेंज बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। ये सुनो, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक छोटा सा चेंज करूं तो कितना चेंज आएगा। ये सुनो, तो देखो अगर मैं r में छोटा सा चेंज करता हूं, सपोज करो कि ये कुछ भी एक r का वैल्यू है एंड अगर r में मैं एक छोटा सा चेंज करता हूं तो मैं उसको क्या बोलूंगा, dr बोलूंगा। यस और नो, दिस इज r एंड दिस मच इज dr। तो देखो अगर मैं dv/dr निकालता हूं तो बताओ ये कितना आएगा, ये कितना आएगा बताओ, ये आपका 4 पाई r स्क्वायर आएगा। यस और नो, तो अब बताओ मेरा dv क्या आ गया, मेरा dv आ गया 4 पाई r स्क्वायर dr आ गया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो एसेंशियली यहाँ पे dv क्या है कि मेरे पास एक स्फीयर है ऑफ रेडियस r एंड आई एम टेकिंग अ वेरी स्मॉल थिकनेस, आई एम टेकिंग अ वेरी स्मॉल थिकनेस, ऑब्वियसली ये तो डायग्राम के समझाने के लिए है, एंड आई एम टेकिंग अ वेरी स्मॉल थिकनेस ऑफ dr। इज दैट क्लियर टू एवरीवन नाउ? कॉपी कर लो। ऑब्वियसली आपको बस इसमें एक और पॉइंट ध्यान में रखना है, इसको आपको एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि सपोज करो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहूँ, सपोज करो इफ आई वांट टू इंटीग्रेट दिस, तो बताओ मुझे r का लिमिटेशन क्या डालना चाहिए, r का लिमिट्स क्या क्या डालना चाहिए होता। आप लोगों ने लिमिट्स थोड़ा बहुत पढ़ा है ना फिजिक्स में, अब तक तो पढ़ लिया होगा, अब तक आपने मेरे ख्याल से वेक्टर एंड डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ लिया होगा, राइट। सो अब आप खुद ही समझो कि मैं जितने भी साई के ग्राफ्स बना रहा हूँ वो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, बताओ जितने भी साई के ग्राफ्स है वो 0 से लेके इंफिनिटी तक जा रहे हैं, राइट। सो बताओ मेरे आर के यहाँ पे फिर लिमिट्स भी क्या होने चाहिए बताओ, करेक्ट, दे शुड बी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? ऑलराइट, यहाँ तक सभी ने कॉपी कर लिया? ओके, नाउ सो देयर इज वन मोर पार्ट कि साई का ग्राफ या साई का इक्वेशन जो है वो एक्चुअल में होता किस तरह का है। सो साई का इक्वेशन अगेन यू डू नॉट हैव टू मेमोराइज दिस, यू डू नॉट हैव टू लर्न दिस, ये बस मैं आपको एक बार के लिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ओके, नाउ साई का ग्राफ जो है देखो वो कुछ इस तरह से होता है। चलो हम कोई सा भी एक रैंडम सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक दिस वन फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक दिस वन फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर देखो आपका साई का जो ग्राफ, ग्राफ नहीं, साई का जो फंक्शन आ रहा है देखो वो कैसा आ रहा है, वो कुछ इस तरह से है। ओके, ना देखो यहाँ पे एक साइन का टर्म है, तो यानी कि ये आपका ग्राफ क्या होगा, ये आपका कुछ एक वेव लाइक ग्राफ होगा, ऐसा नो।
ओके ये जो है ये आपका कुछ एक वेव लाइक ग्राफ होगा। उस तरह से देखो हमारे सारे के सारे ग्राफ्स जो है सभी वेव लाइक ग्राफ्स है। राइट, सो साई जो है वो एक्चुअल में, या कोई भी साई का इक्वेशन जो है वो एक्चुअल में कुछ इस तरह से होता है। यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर दिस, यू डू नॉट हैव टू मेमोराइज दिस, बस आप समझो क्योंकि ये चीज जो है क्वेश्चन में कहीं पे काम आ सकता है। नाउ अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में किस तरह से पूछेगा। हमने एकदम स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि साई के जो है दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है इसका रेडियल कंपोनेंट एंड दूसरा क्या होता है बताओ। एक हमने डिस्कस किया था, एक होता है रेडियल कंपोनेंट, करेक्ट, एंड दूसरा जो होता है वो इसका एंगुलर कंपोनेंट होता है। राइट, एंगुलर कंपोनेंट में आपका क्या होता है, थीटा एज वेल एज फाई होता है ना। यहाँ पर जो है आपको सिर्फ रेडियल कंपोनेंट ही दिया गया, यानी कि यहाँ पर आपको सिर्फ आर वाला पार्ट ही दिया गया, यहाँ पे आपका एंगुलर पार्ट जो है वो नहीं दिया है, एंड दैट इज नॉट ऑल्सो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। नाउ अब बताओ एट रेडियल नोड, ओके एट रेडियल नोड साई स्क्वायर का वैल्यू क्या होना चाहिए बताओ। अगर देखो रेडियल नोड पे साई स्क्वायर डीवी का वैल्यू जो है वो 0 है, तो ऑब्वियसली मेरा साई स्क्वायर का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और अगर साई स्क्वायर का भी वैल्यू 0 है तो नेचुरली साई का भी वैल्यू क्या होना चाहिए बताओ। करेक्ट, साई का भी वैल्यू जो है वो 0 होना चाहिए। क्या ये पार्ट पहले आप सभी को समझ में आया? ओके, नाउ समटाइम्स आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि व्हाट इज, अरे देखो कुछ नहीं, एक नोड पे, एक नोड पे एट एनी नोड प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 होता है। द प्रोबेबिलिटी इज 0, दैट इज साई स्क्वायर डीवी इज 0। अब डीवी तो ऑब्वियसली 0 नहीं है, क्योंकि डीवी क्या होता है, डीवी तो वॉल्यूम है, तो ये तो 0 होने से रहा। तो अगर आपका डीवी 0 नहीं है, यानी कि आपका डेफिनेटली साई स्क्वायर जो है वो 0 है। ओके, और अगर एक्स स्क्वायर जो है वो 0 है, तो नेचुरली एक्स का वैल्यू भी क्या होगा, 0 आएगा। ओके, सो यानी कि जब भी आपके पास एक रेडियल नोड होता है, हम यहाँ पे रेडियल कंपोनेंट देखें तो इसलिए हम यहाँ पे रेडियल नोड की बात कर रहे हैं। तो जब भी आपके पास एक रेडियल नोड होता है तो वहां पे साई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, नाउ ध्यान दो, अगेन like I was saying we have to ignore the node at 0 and infinity। ये दोनों नोड्स को छोड़ के हम हमेशा बोलते हैं कि अच्छा 0 और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे साई जो है वो 0 हो रहा है क्या। नाउ लेट्स लुक एट फर्स्ट दिस इक्वेशन। ओके, ये वाला जो है देखो काफी सिंपल सा इक्वेशन है, पहले हम इसको देखते हैं। नाउ सबसे पहले ये देखो, ये ग्राफ किस चीज का है, ये ग्राफ है n इज इक्वल टू 3s का। ओके, 3 n इज 3, l इज 0, तो ये ग्राफ किसका है, 3s का है। यस और नो? नाउ बिफोर वी गो फर्दर, 3s में कितने रेडियल नोड्स होंगे बताओ। 3s में कितने रेडियल नोड्स होंगे एज पर द फॉर्मूला, एज पर द फॉर्मूला, करेक्ट, दो रेडियल नोड आएंगे, n माइनस l माइनस 1। राइट, तो मेरे पास जो है दो नोड्स आने चाहिए। नाउ लुक एट द इक्वेशन फॉर साई हियर। नाउ अब आप बताओ, अब आप आराम आराम से बताओ, चलो मैं इसको दो तीन पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। एक ये पार्ट हुआ, एक ये पार्ट हुआ, एंड एक और जो है ये पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट। ओके, मैं चलो इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। नाउ अब आप बताओ, फर्स्ट पार्ट जो है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है बताओ। फर्स्ट पार्ट जो है, इज दैट अ कांस्टेंट और अ वेरिएबल? ऑब्वियसली इट्स अ कांस्टेंट, एंड ये वैल्यू देखते हुए क्या ये कांस्टेंट वैल्यू जो है ये कभी भी 0 होगा क्या? क्या ये वैल्यू कभी भी 0 होगा? करेक्ट, ये वैल्यू तो कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1/81 तो 0 नहीं है, ना ही अंडर रूट ऑफ 3 पाई 0 है, ना ही z 0 होगा, और ना ही a0 विच इज योर बोर्स रेडियस। ओके, ना ही वो पार्ट 0 होगा। तो आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो तो कभी भी 0 नहीं होगा। नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड पार्ट। ऑलराइट, हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। सो थर्ड पार्ट जो है दैट इज एन एक्सपोनेंशियल कर्व e टू द पावर माइनस समथिंग है। तो ये ग्राफ कैसे आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। ये सुनो, ओके, सो थर्ड पार्ट जो है वो 0 सिर्फ एक ही पॉइंट पे होगा, विच वुड बी एट, ये ग्राफ जो है वो 0 कब होगा बताओ। करेक्ट, वो जो है सिर्फ इंफिनिटी पे ही 0 होगा। लेकिन अभी जस्ट हमने क्या डिस्कस किया कि हम इंफिनिटी को काउंट नहीं करते। सो फार सो गुड। ओके, नाउ अब देखो, ये जो इक्वेशन मुझे दिया हुआ है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं बताओ। ऑब्वियसली दो रूट्स होंगे, तो यानी कि ऐसे दो वैल्यूज होंगे जहां पर कि ये इक्वेशन 0 बन जाएगा, और अगर ये 0 बन गया यानी कि ये पूरा चीज जो है वो 0 बन जाएगा। ये सुनो, so how do you find out the number of or how do you find out the position of radial node? सिंपली जो भी पार्ट आपको वेरिएबल दिख रहा है उस पार्ट को आप 0 कर दो। ऑलराइट, यहाँ पर देखो जस्ट अभी मैंने निकाला था कि इन दिस केस द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स वुड बी 2। ये चीज आप 3s देख के भी बोल सकते थे
या फिर ये चीज आप इस इक्वेशन को देख के भी बोल सकते थे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। चलो हम एक और एग्जांपल देखते हैं ना। अभी चलो मैं एक बार इसको हटा देता हूं। आप मुझे ओके आप मुझे ये पार्ट देख के बताओ। ओके आप मुझे ये पार्ट देख के बताओ कि इसमें कितने रेडियल नोड्स आएंगे। हाउ मेनी टाइम्स वुड इट बी 0? करेक्ट। इसमें मुझे दिख रहा है कि इसमें मेरे पास एक ही रेडियल नोड आएगा। यस और नो? इसमें मेरे पास एक ही रेडियल नोड आएगा। ओके नाउ वन मोर थिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड इज, अगर आपके पास कभी भी कोई भी एंगुलर पार्ट नहीं होता है, कोई भी एंगुलर पार्ट नहीं होता है का मतलब कि अगर आपके पास cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा, अगर आपके पास कभी भी एंगुलर पार्ट नहीं होता है, देन दैट इज ऑलवेज एन s ऑर्बिटल। आप बस एक चीज ध्यान में रखो, क्योंकि s क्या होता है, s तो सिमेट्रिक होता है, राइट? s जो है वो तो हर डायरेक्शन में सिमेट्रिक है। सो इन दैट केस जब भी आपके पास एक s ऑर्बिटल होता है, वहां पे आपके पास कोई भी साइन थीटा या कॉस थीटा का टर्म जो है वो नहीं होता है, राइट? सो अब देखो, नाउ इट इज वेरी वेरी इजी फॉर अस टू प्रेडिक्ट। अब देखो आप प्रैक्टिकली कोई सा भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स लेबल। सो दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। बताओ सबसे पहले 1 से लेके 6 तक कौन सा वाला आपका s ऑर्बिटल होगा? करेक्ट। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि 1 जो है, ध्यान दो, क्लियरली मुझे दिख रहा है कि 1 जो है वो मेरा s ऑर्बिटल होगा। नाउ अब देखो, सो 1 मुझे इतना पता है कि अच्छा ठीक है, ये जो है s ऑर्बिटल होगा। नाउ कौन सा s ऑर्बिटल होगा, 1s 2s 3s या 4s? तो इन दैट केस आई कैन सिंपली लुक एट द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। अभी जैसे हमने निकाला कि यहाँ पे नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने हैं, बताओ। करेक्ट, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स 2 है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार 0 जाएगा। सो रेडियल नोड्स इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1। ठीक है, l का वैल्यू आप डालो 0, इसका वैल्यू आप डालो 2, तो मेरा n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सो ये चीज जो है वो 3s को रिप्रेजेंट करता है। क्या ये सभी को समझ में आया? विल टेक वन मोर एग्जाम्पल। विल टेक वन मोर एग्जाम्पल। अगेन दिस इज नॉट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, बस मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आपने कभी क्वेश्चन देख लिया तो मैं आपको बस उस हिसाब से बता रहा हूँ, राइट? नाउ लेट्स लुक एट दिस वन। देखो आप इसको भी देख के डिटरमाइन कर सकते हो। सबसे पहली बात, ये वाला आपका कौन सा ऑर्बिटल आएगा, बताओ। एसपीडीएफ, करेक्ट, ये वाला एस आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज क्लियरली एन एस ऑर्बिटल। नाउ यहाँ पे नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने हैं, बताओ। इन दिस केस नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज 1। सो n माइनस l माइनस 1 इज इक्वल टू 1। l को आप 0 डालो, मेरा n क्या आ गया, 2 आ गया। सो दिस बिलोंग्स टू 2s। देखो, दिस बिलोंग्स टू 2s। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके नाउ वन मोर थिंग, ये वाला भी आप देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पर भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है नहीं, तो ये भी आपका s होगा। एंड देयर आर 0 रेडियल नोड्स, फिर डायरेक्टली आप बोल सकते हो ये वाला 1s ही आएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एंड अगर आप 1s का ग्राफ देखोगे तो वो कैसा आता है, वो ऐसा ही आता है। देखो, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? yes okay so continuing, now there is one more thing that we have to understand. अब ये वाला स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड है, बट नथिंग दैट यू कैन नॉट सॉल्व। नाउ एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि जहां पे आपका m इज इक्वल टू 0 आता है, वो हमेशा क्या होता है, वो z वाला होता है, राइट? सो दैट इज ऑलवेज आइदर pz और दैट इज आइदर ऑलवेज dz स्क्वायर। यस और नो? ओके नाउ टिपिकली अब आप m इज इक्वल टू 0 कैसे प्रेडिक्ट करते हो, टिपिकली, नॉट ऑलवेज, टिपिकली आप हमेशा कैसे प्रेडिक्ट करते हो कि वेरी सिंपली, अगर आपके पास एक साइन फाई का कंपोनेंट नहीं है, या अगर आपके पास एक साइन का कंपोनेंट नहीं है, साइन का, ओके, देन टिपिकली वो जो है वो आपका m इज इक्वल टू 0 को बिलोंग करता है। ऑलराइट, सो लेट्स लेबल, एक सेकेंड रुको, देखो लेट्स लेबल दीज। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ ओके। सो अब आप खुद बताओ इसमें से कौन कौन सा जो है m इज इक्वल टू 0 को बिलोंग करेगा, बताओ कौन कौन सा। देयर कैन बी मल्टीपल, s वाला जो है उसमें भी आपका m इज इक्वल टू 0 आता है, बताओ कौन कौन सा होगा इसमें। अच्छा चलो हम एक एक करके देखते हैं। 1 वाला होगा या नहीं होगा? 1 वाला तो ऑब्वियसली होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये s है। 2 वाला भी होगा क्योंकि ये भी मुझे दिख रहा है s है। ऑलराइट, सो 1s गया, 2s गया, नेक्स्ट 3 जो है वो डेफिनेटली 2p ही होना चाहिए। दीज शुड बी 2p। ओके नाउ यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ पे मुझे कुछ भी, अच्छा एक सेकेंड, ये वाला जो है ये p नहीं होगा, ये वाला जो है ये p नहीं होगा, ये वाला s होगा।
राइट, ये वाला जो है ये आपका s होगा ना। अब देखो यहाँ पे जो है आपका देखो साइन वाला कोई भी कॉम्पोनेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपका m इक्वल टू जो है वो डेफिनेटली 0 होना चाहिए, या दिस वन शुड बी pz, राइट, दिस वन शुड बी pz। अब ये जो है ये आपका px py दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ओके, दिस कैन बी px एंड दिस कैन बी py। यहाँ पे जो प्लस माइनस दिया हुआ है, तो अगर एक जगह में प्लस लिखूं तो px आ जाएगा, एंड अगर मैं माइनस लिखूं तो py आ जाएगा, राइट। सेम चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी कोई साइन का कॉम्पोनेंट नहीं है, तो ये जो है डेफिनेटली आपका dz² होगा। ऑब्वियसली हो सकता है आपको दिख रहा होगा कि अच्छा यहाँ पर भी साइन का कॉम्पोनेंट नहीं है, बट dz² जो है वो तो एक ही है, dz² तो एक ही आएगा, ओके। सो ये वाला जो है सिर्फ आपका यही कॉम्पोनेंट ही आएगा। तो देखो लेट्स चेक, सो 1 2 3 एंड 6। सो देखो 1 2 3, अच्छा 5 छूट गया क्या, अच्छा ये s था, ओके मैंने ध्यान नहीं दिया, ये s था मैंने ध्यान नहीं दिया, एंड 6, अच्छा वैसे ये वाला भी था, ये कौन सा है, ऑल राइट, चेक कर लो एक बार, इज दैट क्लियर। सो अगेन दिस इज नॉट पर्टिकुलरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस समथिंग जो कि आप ध्यान में रखें, इज दैट क्लियर। सो जस्ट टू रिपीट, देखो मैं एक और बार रिपीट कर दे रहा हूँ, हमने अभी तक जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए, आई विल जस्ट रिपीट इट। सबसे पहली बात, आपको अगर आपके पास s का साई का इक्वेशन होता है, तो इन दैट केस देयर इज नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आप गेस कर सकते हो, अच्छा ठीक है ये जो है s है, ऑब्वियसली आई विल पोस्ट दिस वीडियो, डोंट वरी। तो अगर आपके पास s है तो साई में जो है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होता है। रेडियल नोट्स आप कैसे निकालते हो, वेरी सिंपली, आप साई का वैल्यू जो है 0 करो, देखो उसके कितने रूट्स आते हैं, हाउ मेनी रूट्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी रूट्स आर प्रेजेंट, ओके। इसके अलावा देखो जब भी आपको m इज इक्वल टू 0 निकालना होता है, यानी कि आपके पास अगर pz या dz² होता है, तो इन दैट केस आप देखो कि साइन थीटा, हालांकि थीटा तो देखो नहीं होना चाहिए, साइन फाई होना चाहिए, साइन फाई का कंपोनेंट जो है इट शुड नॉट बी प्रेजेंट, इट शुड नॉट बी प्रेजेंट। अब तो हो जाएगा आराम से, कॉपी कर लो, एंड ऑब्वियसली s क्या ये वाला पार्ट सभी को क्लियर हुआ। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ऑलराइट। Now, practically our chapter is done. Just a couple of points that I have to mention. आपका मोरलेस चैप्टर जो है यहीं पे खत्म होता है. Just some very short points that I have to mention. Now, the first point is energy levels in hydrogen-like atom and multi-electronic species. Now this is very 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 important क्योंकि इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है. Now हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या होता है बताओ. What does hydrogen like atom mean? करेक्ट, हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब जिसके पास की एक इलेक्ट्रॉन हो. फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी हाइड्रोजन, फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी He+, फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी Li2+. What it cannot be, right? It cannot be Li+, और इट कैनॉट बी He. ये जो है ये हाइड्रोजन लाइक एटम नहीं होते हैं. हाइड्रोजन लाइक एटम यानी कि जिनके पास की एक इलेक्ट्रॉन है ना. यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना है क्योंकि इसमें हमेशा क्वेश्चन आता है. अगर आपके पास कभी भी हाइड्रोजन लाइक एटम है तो ये 1s का एनर्जी लेवल होगा, ये 2s एंड यही 2p का एनर्जी लेवल होगा. मैं आपको बताऊं इसका मतलब क्या होता है. देन आपका आएगा 3s, देन आपका आएगा 3p, देन आपका आएगा 3d. ये सभी जो है वो सेम एनर्जी लेवल पे ही होते हैं. वेयर एज अगर आपके पास मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, अगर आपके पास मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, इन दैट केस ये 1s का लेवल आएगा, ये 2s का आएगा, एंड 2p जो है वो 2s से हाइयर होगा. 2p जो है वो 2s से हाइयर होगा. देन 2p के बाद नेक्स्ट क्या आता है बताओ, नेक्स्ट क्या आएगा बताओ 2p के बाद.
करेक्ट, देन 3s आएगा, 3s इज एट अ हायर लेवल देन 2p, देन 3s के बाद क्या आएगा बताओ, करेक्ट 3p आएगा, 3p के बाद क्या आएगा बताओ, हाँ वापस सोचो, करेक्ट 3p के बाद जो है आपका आएगा 4s, एंड देन 4s के बाद जो है आपका जाके आएगा 3p. इज दैट क्लियर? ओके, सो in case of h like in case of h like atom, 1s जो है वो अपने एनर्जी लेवल पे, 2s एंड 2p जो है वो एग्जैक्टली सेम होता है, 3s 3p 3d जो है वो भी एग्जैक्टली सेम होता है, 4s 4p 4d 4f जो है वो भी सारे एग्जैक्टली सेम होते हैं. तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम वी ओनली कंसीडर द वैल्यू ऑफ n, ऑलराइट, वी ओनली कंसीडर द वैल्यू ऑफ n. लेकिन जहां पे आपके पास मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होता है, इन दैट केस वी कंसीडर द वैल्यू ऑफ n प्लस l. ओके, इस चीज को कॉपी कर लो, मैं यहाँ पे एक और बार लिख दे रहा हूँ, h like atom h like atom, so 1s is less than 2s which is equal to 2p, is less than 3s equal to 3p equal to 3d, is less than 4s equal to 4p equal to 4d equal to 4f and so on. Whereas यहाँ पे क्या आएगा, 1s less than 2s less than 2p less than 3s less than 3p less than 4s less than 3d and so on. कॉपी कर लो, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार घुमा के ये क्वेश्चन आ ही जाता है. उससे कोई फर्क नहीं, अरे वो तो बस मैंने डायग्राम बना दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अलग डायग्राम है, ये अलग डायग्राम, इतना उससे फर्क नहीं पड़ता. वी आर नॉट कंपेयरिंग वन एस ऑफ दिस विद वन एस ऑफ दिस, हम इसको कंपेयर नहीं कर रहे, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं. कॉपी कर लिया ना. इस पे देखो एक काफी कॉमन सा क्वेश्चन आता है, इस पे देखो एक काफी कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डीजेनरेसी लेवल, क्वेश्चन व्हाट इज द डीजेनरेसी लेवल, व्हाट इज द डीजेनरेसी लेवल, या व्हाट इज द डीजेनरेसी, एक ही बात है, व्हाट इज द डीजेनरेसी लेवल ऑफ n इज इक्वल टू 3 इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम. मैं आपको पहले ऑप्शंस दे दे रहा हूँ, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी ऑप्शन ए 1, चलो इसको 3, इसको मैं कर देता हूँ 5, एंड ऑप्शन डी लेट्स से 8. ओके, ना यहाँ पे देखो अब इस चीज का मतलब क्या होता है, डीजेनरेसी लेवल का मतलब क्या हुआ कि कितने ऑर्बिटल्स है जिनका की एनर्जी एग्जैक्टली सेम है. डीजेनरेसी लेवल इज how many orbitals have exactly same energy, have exactly same energy. यहाँ पे ऑर्बिटल्स है, नॉट सबशेल्स, ऑर्बिटल्स. नाउ ध्यान दो, सो अगर आपका n इज इक्वल टू 3 है इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम, तो बताओ मुझे लेफ्ट साइड वाला ग्राफ लिखना चाहिए या राइट साइड वाला ग्राफ लिखना चाहिए? करेक्ट, मुझे लेफ्ट साइड वाला ग्राफ लिखना चाहिए ना. यहाँ पे दीज आर एग्जैक्टली ऑन द सेम एनर्जी लेवल. तो s के पास कितने ऑर्बिटल्स है बताओ, s के पास कितने ऑर्बिटल्स है, वही s के पास कितने हैं, s के पास 1 है, p के पास कितने हैं बताओ, क्या कर रहे हो, p के पास कितने हैं, p के पास 3 ऑर्बिटल्स है, एंड d के पास कितने हैं बताओ, करेक्ट d के पास 5 ऑर्बिटल है. तो 1 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल एंड ऑल, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया. ओके, सो सिंस ऑल ऑफ देम आर एट द सेम एनर्जी लेवल, तो अब आपका यहाँ पे डीजेनरेसी कितना आ जाएगा बताओ, तो आपका डीजेनरेसी जो है वो 9 आ जाएगा. इज दैट क्लियर? चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ. व्हाट इज द डीजेनरेसी लेवल, लेट्स से डीजेनरेसी एट n इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं, एट n इज इक्वल टू 4, ये वाला आप बताओ, इन h लाइक एटम, इसका आप बताओ. डीजेनरेसी एट n इज इक्वल टू 4 इन h लाइक एटम, कितना आएगा बताओ. करेक्ट, वेरी सिंपल, 4s
4p, 4d and 4f. So 1, 3, 5 and 7, ये कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा. बट देयर इज ऑल्सो वन वेरी सिंपल वे, आप सिंपली n स्क्वायर कर दो. ऑलराइट, सो यहाँ पर भी देखो आप n स्क्वायर कर सकते थे एंड यहाँ पर भी देखो आपने n स्क्वायर किया. बट दिस इज ओनली वैलिड फॉर एन H लाइक एटम. ऑब्वियसली यहाँ पर ये चीज जो है वैलिड नहीं है. क्लियर? कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया सभी ने? ऑलराइट, नाउ देयर इज वन मोर. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस, the next thing that we have to discuss is the difference between an orbit and an orbital. The difference between an orbit and an orbital. Now orbit बताओ हमने किस किस मॉडल में यूज किया? The word orbit we have used in which all models, which all atomic models? करेक्ट, हमने बोर्स में यूज किया एंड हमने रदरफोर्ड में यूज किया. ऐसा ना, ऑर्बिट जो है वो हमने बोर में यूज किया एंड हमने रदरफोर्ड में यूज किया. व्हेयरएज ऑर्बिटल जो है वो हमने कहां पे यूज किया? मॉडर्न थ्योरी को क्या बोलते हैं? मॉडर्न थ्योरी इज योर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. ऑलराइट, मॉडर्न थ्योरी इज योर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. तो ऑर्बिटल जो है वो हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में ही यूज किया. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्बिट एंड एन ऑर्बिटल? देखो, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक कि अच्छा ये जो है ये रेलवे ट्रैक है. राइट, लेट्स से ये जो है ये रेलवे ट्रैक है एंड लेट्स से ये जो है ये रोड है. दिस इज अ रोड. ओके, दिस इज अ रेलवे ट्रैक. नाउ अगर रेलवे ट्रैक का पोजीशन ये है, अगर रेलवे ट्रैक का पोजीशन ये है, तो आपका ट्रेन कहाँ पे होगा? यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे? करेक्ट. अगर हम रेलवे ट्रैक की बात करें तो आपका ट्रेन जो है वो एग्जैक्टली इसी पाथ को ही फॉलो करेगा. ये सुनो, राइट. सो जब भी आपका ऑर्बिट का बात आता है, ऑर्बिट का मतलब दी पाथ इज वेल डिफाइंड. ऑर्बिट का मतलब द पाथ इज वेल डिफाइंड एंड ये जो है ये एग्जैक्टली यहीं पर ही ट्रैवल करेगा, इसके अलोंग ही ट्रैवल करेगा. इट विल नॉट डेविएट इवन अ स्लाइट बिट लेफ्ट और राइट, राइट, या टॉप और बॉटम. वेरएज अगर रोड है, सपोज करो कि ये रोड है, ये जो है ये पेवमेंट है, ये जो है ये पेवमेंट है, तो गाड़ी जो है वो कहाँ होती है बताओ? गाड़ी जो है वो A B C कहाँ होती है? ये चलो इसको मैं पॉइंट डी भी ले लेते हैं. गाड़ी जो है वो कहाँ पे होती है बताओ? या चलो इन जनरल कहाँ पे होती है? इन जनरल तो बी में होती है. तो बी में प्रोबेबिलिटी जो है वो हाईएस्ट होगा, राइट. बट अगर आप सलमान खान है तो कहाँ पे होगा? वो या तो ए पे हो सकता है या तो सी भी हो सकता है. ऐसा नो, राइट. सो इन केस ऑफ इन केस ऑफ ऑर्बिटल, इन केस ऑफ ऑर्बिटल इट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी कि अच्छा बी पे होने के चांसेस तो ज्यादा है, बट आपका इलेक्ट्रॉन जो है उसका पोजीशन हम एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते बिकॉज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. वी कैन नॉट एग्जैक्टली डिटरमाइन. वी कैन ओनली से कि अच्छा ठीक है यहाँ पर ज्यादा होने के चांसेस है, यहाँ पर चांसेस जो है वो कम है. बट ऑब्वियसली ये चीज जो है वो अप टू इंफिनिटी तक एक्सटेंड करता है. आप याद करो जो भी हमने ग्राफ ड्रॉ किया है वो सारे के सारे क्या जा रहे हैं? वो इंफिनिटी तक जा रहे हैं, राइट. So there is a good chance of finding an electron in this zone. There is a lesser chance of finding an electron in this zone. But जहां पर भी हम ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस करते हैं, it is all about chances and probability. Whereas orbit के केस में it is exactly that particular path. Is that clear to everyone? Okay. Now, so just some differences. We'll quickly write some differences. Now, orbit में क्या होता है? आप points फटाफट लिखते जाओ. It is the fixed path. It is the fixed path. It is the fixed path taken by an electron, as it revolves around the nucleus. यहाँ पे sorry, first point. It is the region. Now ध्यान दो, it is the region where the probability of finding an electron highest. Okay, now इसका मतलब क्या होता है? अगर सपोज करो A है, B है
एंड सी है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, राइट। लेट्स से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस जो है वो 2% है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस जो है लेट्स से कि वो 3% है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस जो है वो 95% है फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो इन तीनों में से आप ऑर्बिटल किसको बोलोगे? तो यहाँ पे आप ऑर्बिटल जो है वो बी को बोलोगे। सो जहां पर भी द प्रोबेबिलिटी इज हाईएस्ट इज कॉल्ड एज एन ऑर्बिटल, राइट। कॉपी कर लो फटाफट। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रे क्या हो रहा है, इट रिप्रेजेंट्स प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लेनर मोशन यानी कि वो एक प्लेन में ही मूव करे, क्योंकि ये तो एक सर्कल में मूव करेगा या ज्यादा से ज्यादा एक एलिप्स में मूव करेगा, तो इन दैट केस द मूवमेंट इज प्लेनर और इट इज लिमिटेड टू अ प्लेन। वेराज आपका ऑर्बिटल क्या होता है, इट इज थ्री डायमेंशनल रीजन। फोर्थ, फोर्थ वाला पॉइंट देखो काफी ऑब्वियस सा है, violates, violates Heisenberg uncertainty principle. Third point, keeps into account, keeps into account Heisenberg uncertainty principle. Fourth, takes into account only particle nature. Fourth, fourth, takes into account wave as well as particle. कॉपी कर लिया, एक और पॉइंट हम लिख लेते हैं। Fifth, non-directional, non-directional. Fifth, except for s, except for s, orbitals are directional. Now directional का मतलब क्या होता है, नॉट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, बट देखो डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, वेरी सिंपल। अगर एक सर्कल है तो ये ऑब्वियसली किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर रहा है, बट अगर आपके पास पी ऑर्बिटल है तो वो ऑब्वियसली या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। क्लियर? कॉपी कर लो। डन, सभी ने कॉपी कर लिया? ओके, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इज योर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बट ये चीज जो है, ये चीज आप फिजिक्स में ज्यादा करोगे, मैं आपको अभी एक बार के लिए बता दे रहा हूँ, बट नॉट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एंड इसमें भी इन पर्टिकुलर जो आपको पढ़ना है दैट इज योर वेन्स, WEIN, फिर से लिखते हैं, WEIN, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये चीज आप फिजिक्स में ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, बट ठीक है मैं आपको फ्री बता दे रहा हूँ। सो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है वो आपका बेसिकली कैसा ग्राफ होता है, ग्राफ पे आप ध्यान देना। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आपका कुछ इस तरह से ग्राफ होता है।
यहाँ पर देखो ये ग्राफ बनाते टाइम आप एक चीज ध्यान में रखना, एक सेकेंड। यहाँ पर देखो आप एक चीज ध्यान में रखना कि सारे पीक्स जो है वो आगे शिफ्ट हो रहे हैं। दैट इज इसका पीक जो है वो इस पोजीशन पे है, लेकिन इसका पीक जो है वो इसके आगे है, इसका पीक जो है वो और भी आगे है, एंड इसका पीक जो है वो और भी आगे है। राइट, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2, टेम्परेचर 3 एंड टेम्परेचर 4। T1 इस ग्राफ के लिए, T2 इस ग्राफ के लिए, T3 इसके लिए एंड T4 इसके लिए। यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, अब बस इसको कॉपी कर लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। A black body is something which absorbs and emits all frequencies, which absorbs and emits all frequencies of electromagnetic radiation, depending on temperature, depending on temperature, the wavelength carrying maximum intensity, also changes. It's an important proof. चलो इसको चलो आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो बेटर होगा। ओके, चलो लिख लेते हैं। It's an important proof of quantum nature of light. Depending on temperature, the wavelength carrying, देखो मैं एक बार पूरा रीड आउट कर रहा हूँ। A black body is something which absorbs and emits all frequencies of electromagnetic radiation depending on temperature. The wavelength carrying maximum intensity, इसका मतलब क्या होता है हम अभी डिस्क्राइब करेंगे। The wavelength carrying maximum intensity also changes. It's an important proof of quantum nature of light. It's an important proof of quantum nature of light. इसके अलावा आपका वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है? बेसिकली लैम्डा टी इज इक्वल टू बी। दिस इज योर वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, एंड बी जो है दैट इज योर वेन्स कांस्टेंट। बता रहा हूँ एक सेकेंड, दैट इज योर वेन्स कांस्टेंट एंड इसका वैल्यू होता है 2.9 into 10 to the power minus 3 meter Kelvin. कौन सा वाला? It is an important proof of quantum nature of light. लिख लिया क्या? कैरिंग फिर से छोड़ देते हैं। कॉपी कर लिया। नाउ इससे पहले कि हम आगे बढ़े, या चलो इससे पहले कि हम इस चीज को यूज करें, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल कि अगर हम सनलाइट को ही लेते हैं, इफ वी टेक सनलाइट, तो सनलाइट का जनरल कलर क्या होता है बताओ? व्हाट डू वी टेक एज द कलर ऑफ सनलाइट? राइट, व्हाइट लेते हैं, येलो लेते हैं, राइट, वी टेक येलो, राइट,
एंड अगर हमें एक येलो का वेवलेंथ गेस करना है, राइट, अगर हमें एक येलो का वेवलेंथ गेस करना है, चलो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि जब हम विबग्योर लिखते हैं, ओके, जब हम विबग्योर लिखते हैं तो वायलेट का जो वेवलेंथ होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3500, ओके, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3500, एंड रेड का जब हम लिखते हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7500। तो जस्ट एज एन एग्जांपल, अगर हम ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली गेस करें तो येलो का वेवलेंथ किसके आसपास आना चाहिए? वापस सोचो। करेक्ट। तो येलो का वेवलेंथ जो है वो 5500 के आसपास आना चाहिए, ऑब्वियसली उससे ग्रेटर आना चाहिए, इससे ग्रेटर आना चाहिए, बट इसके आसपास आना चाहिए, यस नो? ओके, दीज आर ऑल इन एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम में, यस नो? हमने ऑब्वियसली काफी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया है, हो सकता है कि इसके थोड़ा सा और आसपास हो, दैट इज येलो का जो है मेरा वेवलेंथ 5000 से लेके 6000 के बीच में आना चाहिए। दिस इज फेयर इनफ वैल्यू, मतलब ये तो काफी डिसेंट वैल्यू है, राइट? नाउ एज अ जीके क्वेश्चन, सो येलो का मेरा वेवलेंथ जो है वो 5000 एंगस्ट्रॉम से लेके 6000 एंगस्ट्रॉम के बीच में आना चाहिए। नाउ एज अ जीके का क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सन? एनीबॉडी? The temperature of the surface of the sun, not inside, temperature of the surface of the sun, correct? So चलो आप में से काफी लोगों को पता है, it is close to 5000 Kelvin, right? और it is, आप ये भी बोल सकते हो कि चलो ठीक है, this is close to 6000 Kelvin, yes or no? अभी के लिए कौन सा वैल्यू ले ले? 5000 ले ले, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, right? Obviously you can also take 6000, doesn't matter. Let's take for example 5000 Kelvin. Now अब देखो, अगर मैं यही वाला फॉर्मूला जो है मैं यूज करूं, ओके, सो येलो लाइट जो है वो हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया, ओके, एंड ये आपको जीके से पता है कि अच्छा ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द सन जो है वो 5000 केल्विन होगा। नाउ इन दैट केस हाउ डू वी डिटरमाइन, अच्छा व्हाट इज द वेवलेंथ? सो सी वेरी सिंपली, लैम्डा टी इज इक्वल टू बी, सो लैम्डा इज इक्वल टू बी अपॉन टी, बी का वैल्यू कितना है 2.9 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, लेट्स टेक 5000। सो अगर मैं यहाँ पे 5000 ले रहा हूं, मैं 2.9 को जो है मैं अप्रोक्सीमेटली एक बार के लिए 3 ले रहा हूं, सिर्फ समझने के लिए। दिस इज इन एंगस्ट्रॉम, तो इंटू 10⁻⁻10 आएगा, यस और नो? सॉरी, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो केल्विन में है, ये ऐसे का ऐसे रहेगा, देखो चेक करो, कुछ ऐसा आएगा। यस नो? सो देखो, अगर आप इस चीज को सॉल्व करोगे, देखो अगर आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा, 6000 एंगस्ट्रॉम आएगा, देखो चेक करो, चेक करो 6000 एंगस्ट्रॉम आएगा, ओके। एंड व्हाट डिड वी से कि येलो कलर का आपका वेवलेंथ क्या होना चाहिए, 6000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होना चाहिए, ओके। सो हमने ये वैल्यू देखो यहाँ पर तुमने कहीं पर भी यूज नहीं किया, बट वी ऑलरेडी गॉट दिस वैल्यू। सो अब देखो इस चीज का या वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का काम क्या है कि अगर आपको मेजर वेवलेंथ जो है वो दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है कि अच्छा मेजर वेवलेंथ कौन सा है, तो आप उस चीज का टेम्परेचर जो है वो गेस कर सकते हो, ओके। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि कोई भी आपके पास एक एक्स ब्लैक बॉडी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ब्लैक बॉडी is emitting maximum intensity at, let's say for example 290 nanometer, okay, a black body is emitting maximum intensity at 290 nanometer। obviously आपको समझ में आ गया कि मैंने ये वैल्यू क्यों दिया है। what is the temperature of the body, what is the temperature of the black body? ये वाला अब आप सॉल्व करके मेरे को बताओ। क्या वैल्यू आया बताओ? ओए, -5 आएगा या +5 आएगा, वापस चेक करो। देखो, सो वेरी सिंपली lambda t इज इक्वल टू बी, सो टेम्परेचर इज इक्वल टू बी बाई लैम्डा, तो आप बस यहाँ पे वैल्यू डाल दो। सो 2.9 इंटू 10⁻³
डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मैंने आपको 290 नैनोमीटर दिया हुआ है, तो इंटू 10⁻⁻9 आएगा। चेक करो क्या कर रहे हो, यूनिट्स ढंग से डालो, राइट। सो अब देखो ये आपका इफेक्टिवली क्या आया, ये आपका 100 आया, ओके। सो 10⁻⁻7, ये अगर आपका ऊपर जाएगा तो 1000 केल्विन। देखो चेक करो, मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया क्या? यस 10,000 आएगा, नॉट 1000, 10,000 आएगा। चेक करो, इज दैट क्लियर? तो कई बार जो आप हो सकता है जीके में कभी पढ़ो कि अच्छा इस स्टार का टेम्परेचर जो है वो इतना है, या इस स्टार का टेम्परेचर जो है वो इतना है। वो चीज हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? बाय सिंपली ऑब्जर्विंग, करेक्ट। सो वी फाइंड आउट व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स बाय सिंपली ऑब्जर्विंग कि अच्छा कौन सा वेवलेंथ है जो कि डोमिनेट कर रहा है, एंड जो भी आपका वेवलेंथ डोमिनेट कर रहा होता है उसके हिसाब से हम निकाल पाते हैं कि अच्छा ठीक है, क्योंकि ये वेवलेंथ डोमिनेट कर रहा है तो इस वजह से ये जो है इसका टेम्परेचर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? कॉपी कर लिया सभी ने? ओके। नाउ नेक्स्ट इज योर फाइन स्पेक्ट्रम। नाउ फाइन स्पेक्ट्रम मैं बस आपको बता दे रहा हूँ, ऐसा कुछ खास तो है नहीं है, वेरी सिंपल। नाउ फाइन स्पेक्ट्रम देखो, आप याद करो हमने बोर्स मॉडल में डिस्कस किया था कि वन डिसएडवांटेज ऑफ बोर्स मॉडल वाज दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन फाइन स्पेक्ट्रम, और इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस अंडर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। यस और नो? ध्यान में आ रहा है? करेक्ट। सो कॉल्ड एज द स्टार्क इफेक्ट और द जीमैन इफेक्ट। ना अब देखो यहाँ पे फाइन स्पेक्ट्रम एक्चुअल में होता कैसे? अच्छा बाय द वे, इट्स द वेदर इज स्टार्टिंग टू टर्न बैड हियर। अगर अभी हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो आप समझना कि अच्छा ठीक है क्लास जो है खत्म, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट टाइम एनीवे। सो इन केस आई गेट डिस्कनेक्टेड तो आप समझना कि अच्छा क्लास जो है वो खत्म। राइट, नाउ लेट्स कंटिन्यू। सो फाइन स्पेक्ट्रम का फाइन स्पेक्ट्रम का देखो यहाँ पे मतलब क्या होता है कि देखो जब मेरे पास भोर्स मॉडल था, तो भोर्स मॉडल के हिसाब से क्या था कि अगर मेरा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन मार रहा है फ्रॉम 1 to 2, तो इसको तो एक ही लाइन शो करना चाहिए, यस और नो? एंड अगर एक इलेक्ट्रॉन मेरा ट्रांजिशन मार रहा है फ्रॉम 1 to 3, तो इसको भी यहाँ पे एक ही और लाइन शो करना चाहिए, राइट? दिस इज एज पर भोर्स मॉडल। लेकिन अब प्रैक्टिकली क्या ऑब्जर्व हुआ है कि जब वो 1 से 2 जा रहा है तो एक्चुअल में देयर आर मल्टीपल लाइंस विच आर वेरी क्लोज बाय। मल्टीपल लाइंस विच आर वेरी क्लोज बाय का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करो इसका वैल्यू जो है अगर वो 120 है, तो जो दूसरा लाइन है उसका वैल्यू जो है 121 आ रहा है, सो वेरी क्लोज बाय। उसी तरह से जो ये वाला है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू जो है, मैं रैंडमली बोल रहा हूँ, लेट्स से इसका वैल्यू जो है वो 110 है, तो एक्चुअल में देयर आर मल्टीपल लाइंस जिसके की वैल्यू काफी आसपास है। एक हो सकता है 110 हो, एक हो सकता है 109.8 हो, एक हो सकता है 101, सॉरी 110.1 हो। So there are multiple lines which are very close by. This is called as fine spectrum. अब देखो लेकिन इसको क्वांटम मॉडल कैसे बहुत आसानी से समझा पाता है? इट्स वेरी सिंपल। क्वांटम मॉडल में देखो क्या है कि आपका नॉट इक्वल टू, नॉट जस्ट n इज इक्वल टू 1 है, बट आपका उसके अलावा l का भी टर्म है। तो यानी कि आपके पास 1s है, उसके अलावा आपके पास 2s है, एंड 2s के स्लाइटली ऊपर जो है वो 2p भी है, ये सुनो। देन आपके पास 3s है, 3s के ऊपर जो है 3p है, एंड 3p के ऊपर जो है वो 3d भी है। सो अब देखो अब हमें फाइन स्पेक्ट्रम जो है वो समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि देखो जब आपका वो n इज इक्वल टू 1 से लेके n इज इक्वल टू 2 में जा रहा है, तो हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर जाए एंड कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर जाए ना। इन दोनों में क्योंकि एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, विच इज वाई वी गेट टू वेवलेंथ्स ऑफ नियरली द सेम वैल्यू। इज दैट क्लियर? सिमिलरली अब अगर वो n इज इक्वल टू 3 में जाएगा तो फाइन स्पेक्ट्रम में हमें कितने लाइंस दिखेंगे बताओ? करेक्ट, अगर हम n इज इक्वल टू 3 पे जाते हैं तो हमें फाइन स्पेक्ट्रम में 1, 2 एंड 3 लाइंस देखने को मिलेगा। दिस इज 3s, 3p एंड 3d। क्या ये सभी को समझ में आया? नाउ इज फाइन स्पेक्ट्रम कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नोट कर लिया सभी ने? नाउ द अदर पार्ट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड,
इसके लिए आप याद करो, जहां पे हमने नोट्स लिखा था फॉर क्वांटम नंबर्स, ओके, जहां पे हमने नोट्स लिखा था फॉर क्वांटम नंबर्स, तो वहां पे हमने एक जगह लिखा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दो, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डज एम कंट्रीब्यूट टू द एनर्जी? बताओ यस और नो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है तो क्या एम कंट्रीब्यूट करता है? करेक्ट, एम जो है उस केस में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है तो उस केस में आपका एम जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, yes or no? So let's take a very simple example. So let's call these lines, this is A, this is B, this is C, this is D and this is E. Okay, now ध्यान दो, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके, नाउ ध्यान दो, अगर मेरे पास एक 2p सबशेल है, अगर मेरे पास 2p सबशेल है तो मेरे पास m के कितने वैल्यूज हुए? 3 वैल्यूज हुए, यस और नो? तो मेरे पास m के जो है 3 वैल्यूज हो जाएंगे, और अगर m के 3 वैल्यूज हो जाएंगे तो m जो है वो 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, या एनर्जी जो है px का अलग, py का अलग एंड pz का अलग। तो यानी कि जो मेरा बी वाला लाइन है वो कितने लाइंस में स्प्लिट हो जाएगा बताओ? बी वाला लाइन जो कि 2p में जा रहा है वो कितने लाइंस में स्प्लिट हो जाएगा? करेक्ट, वो जो है 3 लाइंस में स्प्लिट हो जाएगा। अच्छा, जो ई वाला लाइन है, ए बी सी डी ई, जो ई वाला लाइन है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कितने लाइंस में स्प्लिट हो जाएगा? वापस सोचो, देखो जितने ऑर्बिटल्स उतने लाइंस में वो स्प्लिट होगा, ओके, जितने ऑर्बिटल्स उतने ही लाइंस में वो स्प्लिट होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास देखो p में 3 ऑर्बिटल्स है तो वो 3 में स्प्लिट होगा, d में मेरे पास 5 ऑर्बिटल है तो वो क्या करेगा? 5 लाइंस में स्प्लिट करेगा। इज दैट क्लियर? नंबर ऑफ लाइंस स्प्लिट, number of lines after splitting, number of lines after splitting is equal to number of values of m. ओके, तो अगर सपोज करो कोई लाइन है, सपोज करो कोई लाइन है जो कि 1s से लेके 4f पे जा रहा है, 1s से लेके 4f पे जा रहा है, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वो कितने लाइंस में स्प्लिट करेगा बताओ? Can all of you hear me? क्या कर रहे हो तुम लोग? 4f पे, f में कितने ऑर्बिटल्स है? व्हाट आर यू गाइस स्टडीइंग? मैंने आपको क्या बोला? जितने ऑर्बिटल्स है, ओके, इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m। तो f के केस में m के कितने वैल्यूज है या कितने ऑर्बिटल्स है? 7 है, राइट? तो ये एक लाइन जो है वो स्प्लिट होके कितने लाइन से बनेगा? दिस विल स्प्लिट इनटू 7 लाइंस। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ यहाँ पे आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो खत्म होता है। देयर आर 3 थिंग्स दैट आई हैव नॉट टॉट, ओके, 3 चीजें जो कि मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है। मैंने आपको एक तो कैथोड रे ट्यूब नहीं पढ़ाया है, मैंने आपको दूसरा एनोड रे ट्यूब नहीं पढ़ाया है, या कैथोड रेज नहीं पढ़ाया है, एनोड रेज नहीं पढ़ाया है, एंड उसके अलावा मैंने आपको मुलिकिन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो है नहीं पढ़ाया है। मुलिकिन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो है मैंने आपको नहीं पढ़ाया। नाउ दीज 3 आर नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, इन तीनों में से कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सो दीज 3 वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। इसके अलावा योर एटॉमिक स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली डन, योर एटॉमिक स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली डन। आप इस पॉइंट पे एब्सोल्युटली कोई भी मटेरियल उठा सकते हो, ओके, अब आप इस पॉइंट पे एब्सोल्युटली कोई भी मटेरियल उठा सकते हो। आप चाहे तो डीवीपीज उठाओ, असाइनमेंट मैंने आपको भेजा नहीं, मैं मोस्ट प्रॉब्ली आपको कल या परसों भेजूंगा। अच्छा, यस, कलर्ड डायामैग्नेटिक, यस यस, चलो अच्छा याद दिलाया आपने, कलर्ड और डायामैग्नेटिक। ओके, अगर कोई भी आयन कलर्ड है तो वो आप कैसे पता करोगे? वेरी सिंपली, अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो, ओके, if unpaired electrons are present then it is colored, if all electrons are paired then it is colorless, okay, but not a big deal। ये सब जो है ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम इन सभी चीजों को डिस्कस करते रहेंगे। ओके, सो नाउ व्हाट डू आई वांट फ्रॉम यू? ध्यान दो आप सभी, अब मुझे आपसे क्या चाहिए? जब भी आपका नेक्स्ट क्लास होगा आई विल टीच यू दीज 3
जब भी आपका नेक्स्ट क्लास होगा आई विल टीच यू दीस थ्री, बट अदरवाइज योर चैप्टर इज फिनिश्ड। अब आप इस पॉइंट पे ध्यान दो, मैं सिर्फ ये 3 कॉन्सेप्ट जो मैं डिस्कस करूंगा, इसके अलावा आपको जो डीपीपी दे दिया गया है आप डीपीपी खत्म करके लेकर आओ। ओके, हमने आई थिंक हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, पता नहीं हमने कहाँ तक डिस्कस किया था, 17 तक। ठीक है, जहां तक भी हमने डिस्कस किया था ये रहा। तो जहां तक भी हमने डिस्कस किया था, नाउ यू हैव टू कंप्लीट इट। ओके, ऑब्वियसली रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट जो है वो मैंने आपको नहीं पढ़ा है, वो आपको नहीं करना है। यू डोंट हैव टू डू दी रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट। उसके अलावा आप बाकी का पूरा जो है वो खत्म कर सकते हो। राइट, सो नेक्स्ट क्लास आई एक्सपेक्ट कि आप डीपीपी जो है पूरा खत्म करके आओगे। दैट्स इट। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास। इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स हैं वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।